मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर अपनी राय जो बहुत मुखर तरीके से रखते हैं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब सांसद भी हैं और इस वक्त उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को चुनाव लड़वा रहे हैं, बहुत व्यस्त भी हैं। हमारे लिए समय निकाला। ओवैसी साहब, आपने बहुत बहुत स्वागत है आपका और शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का सर सब, थैंक यू वेरी मच। मैं आज आपसे बातचीत की शुरुआत ओवैसी साहब पाकिस्तान से करना चाहता हूं। मैंने आपकी एक तकरीर सुनी यूपी में और मैंने उसको शेयर भी किया सोशल मीडिया पर। बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरीके से आईना दिखाया पाकिस्तान को। पाकिस्तान का होम मिनिस्टर एक क्रिकेट मैच को लेकर यह कहता है कि पाकिस्तान की हिंदुस्तान पर जीत यह इस्लाम की जीत है, और वो साथ साथ यह भी कहता है कि इसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिल भी उस वक्त पाकिस्तान की टीम के साथ धड़क रहा था। मैं चाहूंगा आपका जवाब एक बार हमारे जरिए भी पाकिस्तान पहुंचे। देखिए, वो जो उनके मंत्री हैं उनको शेख चिल्ली कहना चाहिए और हिमाकत करते हैं, बेवकूफी की बात करते हैं। इनको इस्लाम के ना माने मालूम, ना इस्लाम क्या है उनको मालूम। क्या इस्लाम कोई खेल का नाम है? क्या इस्लाम कोई क्रिकेट मैच का नाम है? कितनी बेवकूफी की और कितनी जहालत की बात इस तरह का वहां का एक वजीर करता है। तो इससे जाहिर होता है कि इनको दीन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, उनको दीन इस्लाम के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। सिर्फ भारत से नफरत की वजह से ये दीन को इस्तेमाल करते हैं। तो क्या भारत में जो मुसलमान रहते हैं क्या वो अल्लाह को मानने वाले नहीं है? क्या इस्लाम को मानने वाले नहीं है? क्या मोहम्मद शमी, सिराज, ये सब क्या इस्लाम को मानने वाले हैं? तो ये इनकी हिमाकत है, पागलपन है। मगर इससे ये बात जाहिर होती है कि इस शख्स का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है और सिर्फ भारत से नफरत की बिना पर वो इस तरह की बकवास अनाप शनाप बकते रहते हैं और इसकी मजम्मत करनी चाहिए, कंडेम करनी चाहिए। एक क्रिकेट मैच है, खेल है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं, उसको ले जाकर दीन इस्लाम से जोड़ते हैं, तो काबिल मजम्मत है और उसको कंडेम करना चाहिए जो मैंने किया है जी। लेकिन वो क्रिकेट मैच इतना बड़ा बवाल में तब्दील हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। हिंदुस्तान की हार हुई, दुख सबको हुआ। अब इस पाकिस्तान जब वो मंत्री जब ये बोलता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान भी उस मैच में पाकिस्तान की जीत की दुआएं कर रहा था, तो वो यहां हमारे यहां भी नफरत के बीज बोने की कोशिश करता है। अब देखिए ना कि वो उनके पास बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, उनके पास कराची में जो भारत को छोड़कर पाकिस्तान को अपना मुल्क बनाने गए, उनको आज भी महाजिर कहा जाता है। वहां पर आज भी मसाजिद में जुमे की नमाज के बाद बम ब्लास्ट होते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग होती है। वो कौन सा इस्लाम की बात कर रहे हैं? फिर पूरे दहशतगर्द को तैयार करते हैं। और मुंबई में 26/11 का वाकया कहां से आए थे वो लोग? पाकिस्तान से आए थे। जो मुंबई के वीटी स्टेशन पर खून की होली खेली गई, जिसमें मुझे अच्छी तरह याद है कि निजामाबाद जो हमारे तेलंगाना में है, एक नई दुल्हन जिसके हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, वो गोलियों का निशाना बन गई। ताज होटल में, कई होटलों में घुसकर लोगों के खत्लो गारत की गई। तो ये तो, और उसके बावजूद भी लश्कर तैयबा के लोगों पर कोई एक्शन नहीं लेते। इसी वजह से पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में है। तो ये हमको मत सिखाइए। देखिए, पाकिस्तान भारत से आधा घंटा पीछे, आप आधा घंटा पीछे नहीं है ये लोग पाकिस्तान, बल्कि ये लोग तो 50 साल पीछे हैं भारत से। एक मलेरिया की दवा आप तैयार नहीं कर सकते, एक मोटरसाइकिल का टायर आप तैयार नहीं कर सकते। आप कहां किससे मुकाबला करने जा रहे हैं आप? ये तो पाकिस्तान की बात हुई ओवैसी साहब, लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ ऐसी सोच रखने वाले लोग हमारे यहां हकीकत में हैं। अब मैं आपसे कश्मीर के वाकये का जिक्र करता हूं। आपने वो वीडियो देखे होंगे, मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हिंदुस्तान की हार का जश्न मनाएं, वो पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाएं। इस सोच के पीछे, इस वाक्य के पीछे क्या सोच है? ये पागलपन है, बेवकूफी है, हिमाकत है। आप मैंने क्या जरूरत है आपको? आप एज ए स्पोर्ट्समैन आप अप्रिशिएट करिए। अगर कोई अच्छी टीम खेलती है, अच्छा अप्रिशिएट करिए। मगर हिमाकत है, पागलपन है ये। और फिर सवाल देखिए, ये मोदी सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि आपने देश को पैगाम दिया था कि अगस्त 2019 के बाद 370 निकाल दिया गया तो सब हालात ठीक हो गए। क्या हालात ठीक हुए बताइए? तो अभी भी हमको काम करना है। वहां के
अवाम की, वहां की नौजवानों के दिलों को जीतने की जरूरत है। ये तो मोदी सरकार का काम है। अगर कोई ऐसी हरकत करता है, हिमाकत है, पागलपन है, बेवकूफी है, क्या बात है, क्रिकेट मैच है, स्पोर्ट्स है, और आपको क्या जरूरत है दूसरे पड़ोसी मुल्क की तारीफ करने की, उनके गुण गाने की? बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं। मैं लेकिन उनके दिल जीते जाएं या उन पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये हिमाकत की, क्योंकि अब तो उन पर यूएपीए लगाया जा रहा है। देखिए सौरभ साहब, मैं आपको मुझे अंदाजा था कि आप ये सवाल जरूर करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अजय रस्तोगी और अभय एस ओका ने एक बेल के ऑर्डर को रेस्टोर किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इन फाजिल जजेस ने कहा, मैं अंग्रेजी में कह देता हूं, कि मियर सपोर्ट टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन without intention to further its activities does not attract section 38 and 39 of UAPA। तो यूएपीए आप लगा रहे हैं तो आप उस पर तो लगेगा नहीं यूएपीए। यकीनन हम उस तरह के बिहेवियर को मानते नहीं है, बेवकूफी है, कंडेम करते हैं बिहेवियर को, मगर क्या यूएपीए लगाएंगे? क्या कोर्ट में केस चलेगा? वो तो कोर्ट में केस चलेगा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जो बेल का ऑर्डर है जस्टिस अजय रस्तोगी का और अभय एस ओका का, वो तो साफ तौर से कहते हैं कि यूएपीए नहीं लगता इस एक्टिविटीज को। हम इसको उनकी हरकत को हम बिल्कुल मानते नहीं है, बिल्कुल नहीं मानते, गलत है वो हरकत करना। हो नहीं, यूएपीए लगे चाहे कोई और दफा लगे, कोई और कानून लगाया जाए, सवाल यह है कि क्या ऐसा करने वाले के ऊपर कानून का डंडा चलना चाहिए या नहीं? कानूनी जुर्म है या नहीं है वो तो कानून के माहिरीन बताएंगे सौरभ साहब, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। मगर जहां तक उनका वो इस तरह का बिहेवियर जिसका आप बता रहे हैं जो हुआ है, वो तो हम इसको मानते ही नहीं है। भाई हमारे को, मुझे भी तकलीफ है कि हमारी टीम हारी, मगर इसका क्या मतलब है कि मैं इस तरह से जज्बात में गुलू हो जाऊंगा और इस तरह के हरकतें करूंगा? ये बिल्कुल गलत है। अभी आपने मोहम्मद शमी का नाम लिया। मोहम्मद शमी के खिलाफ सोशल मीडिया पर बहुत कुछ कहा गया, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए गए, उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर सवाल उठाए गए। ये कुछ लोगों ने कहा, कुछ बिल्कुल बददिमाग लोग होंगे जिन्होंने कहा कि उनकी वजह से हिंदुस्तान की टीम हारी और वो दिल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे। इस बिहेवियर को भी सबने कंडेम किया, लेकिन मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं क्योंकि हमने इसकी थोड़ी सी तफ्तीश की थी, तो यह पता चला कि ये ट्रेंड चलाने वाले या ऐसे सोशल मीडिया पर लिखने वाले बहुत सारे अकाउंट्स तो पाकिस्तान के थे, यानी पाकिस्तान से अकाउंट बनाकर शमी के बारे में ये बातें फैलाई जा रही थीं। तो इसमें कोई साजिश भी हो सकती है, ये आप कबूल करेंगे? नहीं, मैं तो ये देख रहा था कि ट्विटर पर जो ट्रेंडिंग हो रही थी उस दिन, वो तो शमी के खिलाफ ट्रेंडिंग हो रही थी, और उसमें तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि उसमें कई ऐसे लोग भी थे जिनका ताल्लुक राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन से था, जो ओपनली शमी को कंडेम कर रहे थे। मुझे ये नहीं मालूम, आप कह रहे हैं तो मुझे मालूम हो रहा है, मगर मैं जो देखा हूं उसमें तो इनका तो ट्विटर वेरीफाइड अकाउंट से शमी को गाली दी जा रही थी और शमी को ब्लेम किया जा रहा था। तो ये तो, अगर ये गलत है ना, हम और अगर उस वक्त सरकार का कोई जिम्मेदार आदमी, चलिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर आ जाते और आकर या कम से कम ट्वीट कर देते और कंडेम करते उसको। भाई भारत के जो साबिका हमारे एक्स खिलाड़ियों ने बड़ा अच्छा, चाहे सचिन तेंदुलकर हो या जितने बड़े बड़े खिलाड़ियों ने उसका ओपनली शमी का सपोर्ट किया और कंडेम किया, मगर पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इसका कंडेमनेशन करना चाहिए, इमीडिएटली कंडेम करना चाहिए। देखिए ये ठीक नहीं है। कोई अगर खेल रहा है तो भारत की टीम के लिए खेल रहा है, वो 11 खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे तो टीम जीतेगी। उस दिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं अच्छा खेल पाए तो हमारी टीम हार गई। अब उनको उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल मैच होगा, अच्छा खेलेंगे। मगर मेरा तो स्टैंड ये रहा कि भारत सरकार को खेलना नहीं चाहिए था पाकिस्तान से मैच, सौरभ साहब, क्योंकि कश्मीर में हमारे 10 सिपाहियों को पाकिस्तान में टेररिस्ट आकर मार देते हैं। यानी हम क्यों खेले इन लोगों से? क्या आसमान गिर जाएगा अगर हम नहीं खेलते थे पाकिस्तान से? नहीं, वो उसमें ये कहा गया कि हमने कोई पाकिस्तान को सीरीज के लिए तो बुलाया नहीं, हम उनके साथ अकेले तो खेल नहीं रहे। एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है, उसमें हमारा उनसे मुकाबला हुआ। मेरा उस सवाल का काउंटर जवाब यह है कि क्या हमारी सरकार, जो हमारे बहादुर सिपाही, जो 10 सिपाही या 15 जितने भी जो वहां पर मारे गए, क्या उनके परिवार से आप कहेंगे देखिए, बैठ के देखिए क्रिकेट मैच? क्या उन पे दिल पे गुजरती होगी? और सिविलियन किलिंग्स हो रही है, टारगेटेड किलिंग्स हो रही है।
ड्रोन से हथियार आते हैं कश्मीर में, तो बीजेपी इसको रोक भी नहीं पा रही और फिर ऊपर से आप इसको प्रमोट कर रहे हैं, फरोग दे रहे हैं। आप अरे क्रिकेट मैच को ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसा पूरे ताल्लुकात हमारे बहाल हो गए, तो बहाल कर दिए ताल्लुकात पाकिस्तान से, फिर आप रिस्टोर कर दिए डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, फिर आप ये कौन सी बात है कि आप एक तरफ ऐसा भी बोलेंगे एक तरफ ऐसा भी करेंगे? ये सरकार की पॉलिसी हमको समझ में नहीं आती। ये जो उनकी ड्यूअल पॉलिसी है इसमें तो हिपोक्रेसी झलकती है खुलकर। आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई कॉन्टैक्ट ना रखा जाए? सरकार ने खुद कहा था ना कि हम रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, हम ट्रेड बंद कर देंगे, हम वाघा बॉर्डर पर ट्रेड नहीं होगा, जो कश्मीर से जो बार्टर ट्रेड होता है वो नहीं करेंगे। फिर ये कैसे होता है बताइए ना, फिर आप ये कैसे होता है? फिर आप एक पॉलिसी तो रखिए ना। फिर आप जो है अब वहां के एनएसए को भारत में बुलाना चाह रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर। एक कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी कहां है भारत की, हमको बताइए। हमारे खास तौर से हमारे अतराफ में जो नेबर्स हैं, मोदी सरकार की बहुत बड़ी कमजोरी है, नाकामी है ये कि कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है हमारे पास। हम लोग बात कर रहे थे कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया उन पर कश्मीर में कार्रवाई हो रही है। आप यूपी में इन दिनों घूम रहे हैं, जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं पार्टी का अपनी। यूपी में कम से कम 8 लोगों पर ऐसे मुकदमे हुए हैं 5 अलग अलग जिलों के अंदर। कश्मीर तो चले, कश्मीर में का एक इतिहास भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई मुसलमान जश्न मनाए पाकिस्तान की जीत का, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूं ना कि भाई एक स्पोर्ट्स के मैच में आप अगर हमारी टीम हारती है तो जश्न किस बात का मना रहे हैं? हम तो उनसे कहेंगे प्यारे जश्न क्यों मना रहे हैं? स्पोर्ट्स है, अगर कोई अपोजिट टीम का खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो अप्रिशिएट करिए उसको, मगर हार का जश्न मनाना गलत है। दूसरा, सेडेशन का चार्ज लगाना भी गलत है सौरभ साहब। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि सेडेशन का चार्ज उस वक्त लगता है जब वायलेंस कोई होता है। मियर अटरेंस पर आप सेडेशन कैसे लगाते हैं? यह भी तो गलत है ना। आप कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सेडेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि इट शुड बी फॉलोड बाय वायलेंस। वायलेंस कहां वो बताइए? और जो लोग वो कर रहे हैं, अगर जो जश्न मनाए हैं, हिमाकत है, पागलपन है, बेवकूफी है, उनकी नादानी है। इनको इस तरह हरकत नहीं करें। ओवैसी साहब, आपने ये इसको नादानी कहकर भूल जाए, इसको नादानी कहकर भूल जाए। अगर कोई मैंने आपने वो वीडियो देखे कि नहीं देखे मुझे नहीं पता, मैंने देखे। कोई आदमी कहे कि मैं हिंदुस्तान की नहीं खाता हूं, मैं कमा के खाता हूं अपना, मेरा हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं, और गाली दे। कोई कहे भारत माता और उसके आगे गाली लगाए। ना ना ना, ये देखिए, ये अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। आप मुल्क को गाली नहीं दे सकते। आप मुल्क के हुक्मरानों पर तनकीद करिए, उनको गाली दे सकते। आप नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करिए, बीजेपी आरएसएस को क्रिटिसाइज करिए, ओवैसी को क्रिटिसाइज करिए, मगर लड़ाई मुल्क से कहां हो रही है भाई? मुल्क तो मेरा भी है, मुल्क तो सबका है, मुल्क हम सबका है। इस मुल्क का तो कोई मजहब ही नहीं है। और अगर कोई इस तरह की हरकत कर रहा है तो उसको कंडेम करनी चाहिए, मगर सेडेशन नहीं लगता, इस पर सेडेशन नहीं लगता। मैं आपको बता, अगर ये देशद्रोह नहीं है तो और क्या है? अगर आप देश को मानते ही नहीं हैं, अगर आप देश को गाली देते हैं, तो फिर देशद्रोह क्या है? आप तो कानून के जानकार हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, जहां तक मुझे जो लिमिटेड लीगल नॉलेज है, मैं आपको खुलकर कह रहा हूं कि सेडेशन का चार्ज उन पर नहीं लग सकता है, क्योंकि इट हैज टू बी फॉलोड बाय वायलेंस। ये अलग बात है कि आप लगा दीजिए, उनको जेल में डाल दीजिए, 2 महीने 6 महीने के बाद बेल होगी, उसके बाद केस खत्म हो जाएगा। केस नहीं चलेगा, ये इट विल नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ द लॉ, नहीं चलेगा वो। हालांकि योगी सरकार ने तो, खुद मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट किया कि ऐसे सारे लोगों पर हम देशद्रोह का मुकदमा ही लगाएंगे। लगाइए, चलेगा तो नहीं ना। कोई कोर्ट में तो जज योगी नहीं है ना। कोर्ट में जज तो जज होगा जिसको कानून की जानकारी है, और वो लॉ के ऊपर फैसला देगा ना। अगर कोई एक पॉलिटिशियन रेटरिक के लिए इस्तेमाल करेगा तो आप कर लीजिए, मगर कोर्ट में तो फैसला होगा, शायद देर होगी, मगर अंधेर तो नहीं होगा ना। ओवैसी साहब, मैं अच्छा की कानून की बात छोड़ते, मैं इसके पीछे की ज़हनियत आपसे समझना चाहता हूं और इसका इलाज भी जानना चाहता हूं कि अगर हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी डिसअफेक्शन है अपने देश के साथ, जो अपने देश का ही भला नहीं चाहता, तो इसके पीछे वजह क्या है? और फिर इसके विपरीत जब दूसरी तरफ का आदमी खड़ा होकर के इसको गिनाएगा और फिर वो भी 2 बातें कहेगा, तो फिर यह कहा जाता है कि देश को बांटने की राजनीति हो रही है। नहीं, अगर इस तरह की ज़हनियत के लोग हैं तो इनको कंडेम करना चाहिए।
इनको सुधारने की जरूरत है, इनको समझाने की जरूरत है। देखिए, लड़ाई कुछ भी हो सकती है, देश के खिलाफ नहीं हो सकती। देश हमारा है। हाँ, यकीनन देश पर जो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं, हम खिलाफ हैं बीजेपी के, हम मोदी के खिलाफ हैं, हम उनके पॉलिसीज के खिलाफ हैं और लड़ते रहेंगे उनसे, क्योंकि हमारी लड़ाई क्या, मुल्क को बचाने की लड़ाई है। मुल्क के खिलाफ कैसा बोलेंगे आप? मुल्क के खिलाफ नहीं बोल सकते आप, ना बोलना चाहिए। बल्कि अगर कोई ऐसा इस तरह की हरकत करता है तो आप तो मौका दे रहे हैं दूसरों को, सबको बदनाम करने के लिए। ठीक, ओवैसी साहब, यूपी की बात करते हैं आगे। अभी योगी जी भी लगातार जगह जगह घूम रहे हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं, पूरी इलेक्शन मोड में है और उनका पूरा कैंपेन अब हिंदुत्व के एजेंडे पर है। ये पूरी तरीके से साफ हो चुका है। पहले उन्होंने एक जगह जहां आपका नाम लिया, मैं उस स्टेटमेंट पर रिएक्शन चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अगर ओवैसी कश्मीर में हिंदू और सिखों की जो हत्या हुई उस पर भी सहानुभूति के दो बोल लेते तो लोग उनको नेता मानते, क्योंकि आप हर जगह जाके कहते ना कि अब मुसलमानों का अपना नेता होगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ जो है वो बेचारे रिसर्च करने के आदी नहीं है। उनका एक फिक्स माइंडसेट है। आपने सही कहा कि वो हिंदुत्व को प्रमोट करना चाह रहे हैं। अरे भाई, मेरा वीडियो है, मैंने पाकिस्तान में जाकर, पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान पर तनकीद की, उनके जो हरकतों पर। मुझे कोई योगी से सबसे पहले सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और योगी कोई दुकान खोलकर नहीं बैठे हैं कि मैं ऐसा बोलूंगा तो योगी सर्टिफिकेट देंगे। नेशनलिज्म का तो नेशनलिस्ट है, वरना वो देश से मोहब्बत नहीं है, कश्मीर से मोहब्बत नहीं है, सिखों से मोहब्बत नहीं है। योगी को यह बताना पड़ेगा कि उनके कैबिनेट का मंत्री, मोदी के कैबिनेट का मंत्री का बेटा अपनी थार गाड़ी से सिखों को मार दिया। क्या योगी जाकर मिलेंगे उस सिख परिवार से? चलिए, मैं चैलेंज करता हूं योगी आदित्यनाथ को, जाइए आप, जाकर लखीमपुर में उस सिख परिवार के परिवार से आप जाकर मिलिए ना। कौन रोक रहा है मुख्यमंत्री योगी को? और आप असदुद्दीन ओवैसी पर बोल रहे, उंगली उठा रहे हैं। आप जाइए, आपकी प्रदेश में हुआ है ना। और मोदी सरकार तो निकालती नहीं है उनको मंत्रिमंडल से। उनका बेटा, उनकी गाड़ी, और योगी कहते हैं ओवैसी सिखों के बारे में नहीं कहता। अरे भाई, आपके प्रदेश में हुआ है ना, जिसके आप मुख्यमंत्री। चलिए जाइए आप, जाकर वो जो 2 सिख परिवार मारे गए, जिसका बेटा फौज में है, हमारे भारत की सरहदों की हिफाजत करता है, उस बाप ने अपने मरने से पहले अपने बेटे से कहा, बेटा तो सरहद की हिफाजत कर, मैं काश्तकारी करके किसानों के और लोगों को खाना खिलाऊंगा। आप उनकी बात करिए ना, उनसे जाके मिलिए। आप तो इतनी भी तकलीफ नहीं हुई आपको जाकर उनसे मिल सके। लेकिन उन्होंने ये कहा ओवैसी जी कि जो कुछ लखीमपुर में हुआ और उसके बाद जिस किस्म की राजनीति उस पर हुई, ये तो उत्तर प्रदेश में हिंदू और सिखों के बीच दरार डालने की कोशिश है। नहीं, देखिए सौरभ साहब, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो इस मसले को नहीं लिया था, उस वक्त तक योगी सरकार और मोदी सरकार खामोश बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो इस मसले को लिया तो इनको अपनी तमाम इनकी प्लानिंग फेल हो गई और उसको अरेस्ट करना पड़ा। वरना तो वो मंत्री का बेटा 10 घंटे की क्वेश्चनिंग में मीडिया ने दिखा कि 10 बार नाश्ता लेकर जाते हैं उसके लिए। अगर कोई दूसरा इस तरह की हरकत करता तो अब तक उसका घर तोड़ दिया जाता, डिमोलिश कर दिया जाता, बुलडोजर चले जाता। यही तो हम कह रहे हैं कि ये हिपोक्रेसी है, ये ड्यूअल पॉलिसी है योगी सरकार की। वो तो क्रेडिट ले रहे हैं ओवैसी जी, उनके जो पिता मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मैं जिस पद पर बैठा हूं उसके बावजूद मेरा बेटा गिरफ्तार हो गया। और क्या सबूत आपको चाहिए कि हम ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं? देखिए, एक बात, मेरी बात आप बेहतर जानते हैं सौरभ साहब, देश जानता है, अगर किसी का बेटा एक ग्रीवियस चार्ज मर्डर का फेस कर रहा है और उसका बाप, उसके अब्बा जी यूनियन में होम मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है, इंसाफ का और मोरालिटी का तकाजा यह है कि उनको उस पद से हटाया जाए। आप मिनिस्टर रहेंगे और वो भी होम मिनिस्टर के मिनिस्ट्री के होम मिनिस्टर रहेंगे, और आपका बेटे के पे चार्ज लगेगा कत्ल का। गाड़ी भी मंत्री साहब ने कह दिया ऑन रिकॉर्ड कि मेरी गाड़ी है। कैसे इंसाफ होगा बताइए सर? इंसाफ नहीं होगा इस मसले में। आप मेरी बात सुन लीजिए, कल कोर्ट एविडेंस के ऊपर फैसला करेगा ना। अगर आपको इंसाफ से इतना मतलब है तो आप रिजाइन करिए। जब तक मेरा बेटे का केस का कोर्ट से हल नहीं होता, मैं मंत्री पद पर नहीं रहूंगा। आप जाकर मोरालिटी पर
और कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी जो जिम्मेदारी है आप उसका लिहाज रखते हुए मोदी जी को कह दीजिए, और मोदी जी को भी चाहिए कि उनको हटाना चाहिए। जब तक उसका कोर्ट का फैसला नहीं आता वो कैसे मिनिस्टर रहेंगे? कहां से इंसाफ होगा बताइए? देखिए ये दलील आपकी ठीक लगती है, लेकिन सरकार ने तो नहीं, लेकिन जो बातें पता चलती है सूत्रों से वो ये कि भाई बेटे की गुनाह की सजा अगर कोई गुनाह है भी तो बाप को तो नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही है, बाप को नहीं दी जा सकती, मगर अगर बाप यूनियन कैबिनेट का मंत्री है, होम मिनिस्ट्री पावरफुल मिनिस्ट्री का मिनिस्टर है, और उसके बेटे के ऊपर कत्ल का मुकदमा है और मंत्री जी की गाड़ी है, उन्हीं की गाड़ी से उन लोगों को रोन दिया गया, तो कैसे वो मंत्री पद पर रहेंगे? कैसे पुलिस काम करेगी? अगर उस बच्चे का वीडियो नहीं आता जो अस्पताल में टहल रहा था, तो फिर वो तो और टहलता था अस्पताल में, वैसे टहलता रहता था, मगर जब वीडियो आ गया तो उसको जेल को भिजाना पड़ा। ये हम कह रहे कि ये तो तरफदारी होगी ना, और इंसाफ का तकाजा यह है कि वो उस मंत्री पद पर ना रहे। हम तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री उनको मिनिस्ट्री से हटाएंगे, उसका नतीजा आने दीजिए, फैसला आने दीजिए कोर्ट का, फिर आप बनाइए मंत्री उनको, बल्कि उनको तो देश का होम मिनिस्टर बना दीजिए। मगर उस वक्त तक तो इंतजार करिए जब तक कि उनके बेटे के ऊपर उन 4 लोगों के मौत का इल्जाम है, मर्डर का इल्जाम चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी हिंदुत्व के ब्रांड पर अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं? ओवैसी जी जगह जगह जाकर मुसलमानों के बीच में तकरीरें करते हैं, आप लोगों को एनपीआर एनआरसी का डर एक बार फिर दिखा रहे हैं। मैंने आपकी स्पीच सुनी, आप मुजफ्फरनगर दंगों की याद लोगों को बार बार दिलाते हैं, क्या मकसद है? देखिए, एनपीआर का जो क्वेश्चनेयर होम मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर है, जिसको हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया, मोहतरमा विजेता ने उसको रिपोर्ट किया, मैंने उस रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि अगर आप सेंसस के साथ एनपीआर और एनआरसी करेंगे और उसमें किसी के मां बाप की पैदाइश कहां पर हुई पूछेंगे, उनका बर्थ सर्टिफिकेट कहां है पूछेंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब यह होगा तो एक लिस्ट के साथ तहसील ऑफिस पर लगा दी जाएगी और कोई भी जाकर असदुद्दीन ओवैसी के नाम के इंक्लूजन पर ऑब्जेक्शन डाल सकता है और बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पर आएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एनपीआर एनआरसी की एक्सरसाइज जो मोदी सरकार सेंसस के साथ करना चाहती है, ये देश के उन तमाम लोगों के खिलाफ होगा जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर एक बता रहा हूं आपको, इंदौर में यूपी का एक लड़का जो मंसूरी ब्रादरी का था, चूड़ियां बेचता था, उसके आधार कार्ड में एक एरर है, 4 हफ्ते से जेल में है सर वो। तो इसीलिए हमने एनपीआर एनआरसी का, हमारा राइट है, अगर सरकार शुरू करेगी तो हम भी अपना प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरा, मुजफ्फरनगर के दंगे, सर मोदी सरकार ने 77 केसेस मुजफ्फरनगर राइट्स के विड्रॉ कर लिए, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को बताया गया। आप इंसाफ चाहेंगे नहीं चाहेंगे बताइए? योगी सरकार क्यों विड्रॉ किया योगी ने? 1000 केसेस खत्म हो जाते हैं कोर्ट में कि एविडेंस नहीं, आप अपील नहीं करते। आपका एक सिटिंग एमएलए है सैनी, उसके खिलाफ केस खत्म हो, अपील नहीं करेंगे आप? सर, आजादी के बाद 50,000 लोग बेघर हो चुके हैं। आज भी ऐसे कई 100 एकड़ जमीन है जहां पर मुसलमान जाकर काश नहीं कर सकता, मसाजिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकता, घर बार छूट गया है। तो क्या इंसाफ नहीं मिलेगा? इंसाफ नहीं करेगी सरकार सिर्फ इसलिए कि विक्टिम्स वहां पर ज्यादातर मुसलमान थे। यही तो हम कह रहे हैं ना कि भाई, आप मीरठ हुआ आपने कहा भूल जाओ, फिर मलियाना हुआ आपने कहा भूल जाओ, फिर वहां पर हाशिमपुर आपने कहा भूल जाओ। अरे कितना भूलेंगे? इंसाफ तो होना चाहिए ना सर, ये सरकार की जिम्मेदारी है। योगी अभी की सरकार है, इस सरकार की जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। लेकिन 2013 का दंगा हुआ, 2017 तक 4 साल जिस आदमी ने सरकार चलाई, क्या उस पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? आपने मेरी स्पीच सुनी होगी तो मैंने अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया है। अगर वो चुस्ती से काम करते, उनकी सरकार सही काम करती, तो आज ये केसेस खत्म नहीं होते, ये केसेस विड्रॉ नहीं होते। बल्कि हकीकत तो यह है कि जब कैंपों में मुजफ्फरनगर मुसलमान सर्दी में अकड़ रहा था, तो सैफई में ये तो जश्न मना रहे थे
मुंबई से बॉलीवुड के अदाकारों को बुलाकर उनका नाच, उनके गाने सुने जा रहे थे। यह भी अखिलेश की जिम्मेदारी यकीनन है, इसमें कोई, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, मैंने कहा इस बात को। मगर 17 से आपकी सरकार है, क्यों आपने केसेस विड्रॉ किए मुजफ्फरनगर के अपने लीडर्स के ऊपर? क्यों आप अपील नहीं करते उन केसेस के खिलाफ? क्या इंसाफ? आप तो संविधान परोत लिए है ना, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये तो भारत के संविधान की रूह है। ओवैसी साहब, लेकिन क्या ये आरोप भी क्या दोनों तरफ नहीं लगना चाहिए? आज योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं कि भाई अखिलेश यादव की सरकार में तो आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी, आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए जाते थे, और उस वक्त जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ तो सारे केस हिंदुओं पर डाल दिए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड कार्रवाई करी, पुलिस का की बांह मरोड़कर कार्रवाई करवाई। आज हम इंसाफ कर रहे हैं, अगर इन पर यह आरोप है तो उस सरकार पर भी यही आरोप है। नहीं, उस सरकार पे यकीनन पहला इल्जाम तो अखिलेश यादव की सरकार पर लगेगा, इस पर कोई इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर आप भी तो वही कर रहे हैं ना। आपको एक एग्जाम्पल आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक गुप्ता नामी शख्स को गोरखपुर की पुलिस ने कस्टडी में मार दिया और मुख्यमंत्री पहुंच गए 50 लाख देने। भाई उन्नाव में एक फैसल नामी बच्चा था जो तरकारी बेचता था, मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पुलिस कस्टडी में मारा गया, तो आप फैसल की मदद नहीं करेंगे? क्यों नहीं मदद करेंगे फैसल की? आप बताइए, आप कितने ऐसी मिसालें दूं मैं आपको? तो यही तो हम बता रहे हैं। और रहा सवाल असदुद्दीन ओवैसी के इलेक्शन कैंपेन का, मैं हिंदुत्व का मुकाबला फंडामेंटलिज्म से नहीं करूंगा, मैं कॉन्स्टिट्यूशन से करूंगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हर समाज की एक लीडरशिप है, योगी को ठाकुर अपना नेता मानते हैं, एक बहुत बड़ा तबका यादवों का 60% अखिलेश को यादव का लीडर मानता है, अनुप्रिया पटेल को कुर्मी अपना नेता मानती है, बाघेल साहब को लोग मंत्री बनाया गया उनको अपना नेता मानते हैं, राजभर अपना नेता बना रहे हैं, निषाद वाले अपना नेता बना रहे हैं, जाटव कहे और दलित मानता है कि बहन जी हमारी नेता है। भाई मुसलमानों का 19% है, आपका नेता होने से क्या हो? मैं तो कहूंगा कि हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। वो जो फिसिपियस टेंडेंसीज या जो ये जिस तरह के लोग हिमाकत करते हैं क्रिकेट मैच में, पागलपन, बेवकूफ है, उनको तो हम कम कर सकते हैं ना, अगर मुसलमानों में उनकी लीडरशिप बनेगी। और भारत की जमहूरियत की तल हकीकत यह है, क्रास रियलिटी है, जिस समाज के पास उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी मसाइल को, उनकी तकालीफ को, उनकी आवाज को सुना जाता है। मुसलमानों को तो ये तमाम सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज ने इस्तेमाल किया सिर्फ वोट के लिए कि तुम बेटा जनसभा होगी, दरी बिछाओ, हमको वोट डालो, हमारे सर पर ताज रखो और तुम भिखारी और फकीर बन के रहोगे। तुम्हारा नौजवान एनकाउंटर में नहीं मरा तो जेल में सड़ते रहेगा, तुमको स्कूल नहीं मिलेगा, तुम सिर्फ वोट डालते रहो। डरा डरा कर हमारा वोट हासिल किया। मैं तो यही कह रहा हूं कि मैं अपने लिए नहीं आया उत्तर प्रदेश को, मैं कह रहा हूं आप अपनी लीडरशिप बनाइए ना, अपनी लीडरशिप बनाइए। नहीं ठीक है, काउंटर क्वेश्चन आप मुस्लिम समाज सर आधा मिनट बोलिए। काउंटर क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं कि क्या जब मुजफ्फरनगर का राइट हुआ, जब क्या 70 मुस्लिम एमएलए नहीं थे? मैं यही तो कह रहा हूं कि 70 की जरूरत नहीं, आपको 10 इंडिपेंडेंट बेबाक मुस्लिम एमएलए की जरूरत है, जो एजुकेशन के ऊपर, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के ऊपर, इक्विटी के ऊपर, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात कर सके, जो दूसरे समाज के नेता करते हैं। यही तो हम कह रहे हैं। नहीं, मेरे को इस बात से कोई एतराज नहीं है, बल्कि अच्छी बात है, हर समाज की लीडरशिप उभर के आनी चाहिए और अपनी आबादी के अनुपात के हिसाब से वो रिप्रेजेंटेशन होनी भी चाहिए, असेंबलियों में होनी चाहिए, पार्लियामेंट में होनी चाहिए, अच्छी बात है ये। लेकिन अब अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए, आपने कहा वो ठाकुरों के नेता, तो केवल ठाकुरों के वोट से तो मुख्यमंत्री नहीं बन गए। अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए केवल यादव वोट से नहीं, मायावती केवल जाटव वोट से तो नहीं बनती है, उनको और वोट जाता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी केवल और केवल मुस्लिम वोट के नेता हैं, यह आरोप है आप पर, और आपको और किसी वोट की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, मुझ पर जो आरोप लगता है सर, मैं तो उसको बोलते ना कि अपने चिन्ह पर लेता हूं और मुस्कुराते हुए, मुझे इल्जामात लगते रहेंगे मुझ पर, कोई मुझे। मगर एक डेटा की बात करते हैं, जो हमने आपके कॉन्क्लेव में भी आपके पास आया तो बड़ा शानदार तरीके से आपने उसको किया था। भाई डेटा ये कहता है कि 75% ऑफ मुस्लिम वोट समाजवादी और बीएसपी को गया, फिर भी आप 15 एमपी जीते आपके।
और वही 75% हिंदू वोट बीजेपी हो गया, तो इतनी बड़ी तादाद में जीत गए। देश के 2014 में नरेंद्र मोदी को 34% हिंदू वोट मिला था, 19 में 44% मिला, और एनडीए का मिलाएंगे तो 51% हो जाता है। और वो मुस्लिम वोट 6% 14 में मिला, 19 में मिला। तो भाई ये तो रियलिटी है ना भारत की जमहूरियत की। आप बैठकर बहुत बातें कर सकते हैं मुशायरे में, सेमिनार में और टीवी पर, मगर जब वोट डालने जब कोई जाता है तो किस पे वोट डाल रहा है वो, यही तो हम बता रहे हैं। ठीक है, ये तो सच्चाई है। अच्छा, अब मैं वो ए और बी टीम वाली बात नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन वो आपको लगेगी वैसा। आप वेस्टर्न यूपी में प्रचार कर रहे हैं। वेस्टर्न यूपी के अंदर इस वक्त किसान को लेकर के राजनीति बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। राकेश टिकैत की कोशिश यह है कि बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए जाट वोट, मुसलमान वोट, वो एकमुश्त हो, जुड़े। वो बार बार अब कह रहे हैं कि जो पीछे हुआ उसको भूल जाओ। आप दंगा याद दिलाते हैं, वो दंगा भुलाने की कोशिश करते हैं। वो अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगवाते हैं, और आप कहते हैं भूलना मत। तो आपके साथ अगर मुस्लिम सेंटिमेंट चला गया आपके कहने पर, तो वो अगर आपको वोट करेगा तो वो नहीं बीजेपी को जिताएगा। सर मेरे को एक बात बताइए, अगर जब दंगा होता है और चाहे हिंदू मरता हो या मुसलमान मरता हो, इंसान तो मरता है ना। जो मरने वाले परिवार को इंसाफ चाहिए ना, इंसाफ नहीं करेंगे, आप भूल जाओ बोलेंगे। यही मेंटालिटी की वजह से आज हम महात्मा गांधी के कातिलों को भूल रहे हैं। यही मेंटालिटी की वजह से आज गांधी, जो भारत की आजादी का सबसे बड़ा टेररिस्ट था, गोडसे था, उस पर पिक्चर बन रही है। और रहा सवाल जो मुझ पर तनकीद कर रहे हैं, भाई ये जो 2013 का मुजफ्फरनगर का राइट हुआ, कौन सी बलियान खाप पंचायत मेरी थी क्या वो, जहां पर खाप पंचायत शुरू हुई थी? अच्छा, तीसरी बात, अजीत सिंह जो जाट के सबसे बड़े लीडर थे, चौधरी चरण सिंह के बेटे थे, उनको किसने हराया भैया? जयंत को, हमारा दोस्त है, जयंत को किसने हराया बताइए? 92% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया, इंपेरिकल एविडेंस है। आप बताइए ना, मुजफ्फरनगर में इंसाफ आप नहीं करेंगे? जहां पर मेरी जमीन है मैं वहां काश नहीं करूंगा, जहां पर मेरी मस्जिद है वहां जाकर नमाज नहीं पढ़ूंगा, जहां पर मेरा घर बार है खाली पड़ा हुआ मैं जाके नहीं रहूंगा। मगर चुनाव का आ गया तो वोट डालो, हमको मिलकर रहना है। अरे मिलके रहेंगे तो घर में भी रहेंगे, मिलके मस्जिद में भी जाएंगे, अपनी जमीन पर काश भी करेंगे। ये कौन से मिलके रहने की बात कर रहे हैं? हर चीज को भूल जाए हम। मिलके रहने में क्या कोई बुराई है? मिलके रह, ये तो कह रहा हूं ना कि मिलके जब रहना है सौरभ साहब, तो जो मेरा घर मैंने छोड़ दिया है, ऐसे 100 घर है मुसलमानों के जो हम नहीं जा सकते उस घर में, ऐसी 100 एकड़ जमीन है जहां पर हम काश नहीं कर सकते। चलिए वहां पर लेकर जाइए हमको। आप नारा लगा दिए अल्लाह अकबर का, उन मुसलमानों को ले जाकर उन घर में रखिए, उनकी जमीन दिलाइए, उन मस्जिदों में जाकर कहीं नमाज पढ़ो, तुम यहां पर इंसाफ दिलाइए उन पीड़ित परिवारों को, उनके आंसू पहुंचिए। अगर नहीं पहुंच सकते कम से कम उनका हाथ पकड़कर कहिए। आप सिर्फ चुनाव के लिए कह रहे हैं बात, ये नहीं, चुनाव के लिए कह रहे हैं तो दिल नहीं मिलेंगे। अगर आप वाकई में ईमानदार हैं, सच्चे हैं और दिल मिलाना चाहते हैं, तो दिल इस तरह से मिलते हैं जब इंसाफ होगा। सिर्फ चुनाव के लिए कह रहे हैं आप, और चुनाव के बाद फिर क्या भूल जाएंगे? हम रोज मरते रहेंगे। तो कौन सा ऐसा चुनाव है जहां पर मुसलमानों से नहीं कहा जाता कि देखो मुसलमानों, ये तुम्हारी जिंदगी मौत का चुनाव है? अरे भाई कितने चुनाव हो चुके हैं। दिल्ली के मैसेकर से लेकर 90 का मैसेकर से लेकर कितने चुनाव हो चुके हैं। उसके बाद सब भूल जाते हैं, हम रोज मरते हैं। अच्छा, मैं रोज एनकाउंटर होता है। ठीक है ओवैसी साहब, चूंकि बात तो राकेश टिकैत से शुरू हुई थी, उन्होंने आपके ऊपर तंज भी कसा, कहा चाचा जान आ गए हैं, बीजेपी को जिताने वाले आ गए हैं। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो उनका परिवार, उनकी एक लेगेसी है, उसका कुछ असर भी है, और इन दिनों में किसान एजिटेशन के दौरान उनका कद कुछ बढ़ा भी है। उनके बारे में आपकी क्या राय है? बलियान खाप पंचायत जब बैठी थी उसके बाद सब शुरू हुआ। कौन था वो? मेरे चचा बैठे थे वहां पर, मेरे मामू बैठे थे। कौन बैठा था? देश जानता है, दुनिया जानती है कौन बैठा था वहां पर। यह भी जानता है देश के ये किसने, बीजेपी ने किसको पैदा किया था। आप मुझे चचा जान कहते, योगी अब्बा जान कहता है। ये आपको
जान से बड़ी मोहब्बत है? ये जबान है आपकी, बोलते जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया बोलती है मेरे बारे में, आप भी बोलिए, एक और इजाफा हो जाता है किसी मजनू का तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते जाइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपकी जानकारी में है नहीं, दिल्ली के 2 बॉर्डर लगभग खुल गए हैं, वहां से आना जाना शुरू हो गया। जहां राकेश टिकैत बैठे हैं उस बॉर्डर को भी, गाजीपुर बॉर्डर पर भी आवाजाही जो है वो शुरू हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि अब ये किसान आंदोलन खात्मे की ओर है? सर देखिए, मैं उस रोड पर से गया हूं, मैं अपनी गाड़ी खुद चलाकर देखा हूं, वो बंद थे किसानों की वजह से। खामखा पुलिस ने बंद करके रखा था उनको। रोड खोल दीजिए, बहुत अच्छा किया आपने। किसानों की तरफ से कहां बंद थे वो? मैं खुद देखा हूं अपनी आंखों से, 2 आंखों से। अच्छा ठीक है, आखिर में 2-3 सवाल आपसे और करने हैं मुझे। इन दिनों जो कुछ मुंबई में चल रहा है वो तो पूरा देश देख ही रहा है। शाहरुख खान के बेटे को जेल हुई ड्रग्स के आरोप में, उस पर बहुत से लोगों ने और महबूबा मुफ्ती ने शुरुआत में कहा था कि देश में मुसलमान होने की सजा है ये, कि शाहरुख खान का बेटा भी जेल में डाल दिया जाता है बिना किसी कसूर के और उसको बेल नहीं मिलती। आप क्या आपकी राय है उनके साथ? सर, असदुद्दीन ओवैसी ने जब दासना में हमारी पब्लिक मीटिंग हुई थी, वहां पर हमसे किसी ने कहा कि उस पर बोलिए, हम बोले नहीं बोलेंगे, हम फिल्म स्टार के बारे में नहीं बोलेंगे, ये दौलतमंद लोग हैं। उत्तर प्रदेश में 27% अंडर ट्रायल मुसलमान जेल में, इनके बारे में कौन बोलेगा सौरभ साहब? महाराष्ट्र की जेलों में दलित और मुसलमान भरे पड़े हैं, उनका जुर्म सिर्फ 2 है, एक तो दलित मुसलमान है और दूसरा गरीब है। आप लोग तो ऐसा चला रहे हैं, दौलतमंद के लोगों को वो तो बड़े से बड़े वकील को रख सकते ना, उनके पास ताकत है पैसे की। इसीलिए मैं हरगिज इस बारे में कोई कमेंट किया ना करूंगा। मेरी लड़ाई उन गरीबों के लिए है जो बेआवाज है। ओवैसी साहब, इसके जरिए भी तो यही बात सामने आई ना कि अगर देश के अंदर एक सुपरस्टार और इतना पैसे वाले व्यक्ति का बेटा भी 3 हफ्ते जेल में रह सकता है, बड़े बड़े वकील उसको नहीं छोड़वा पा रहे हैं, तो वो जो गरीब आदमी है जो अंडर ट्रायल है उसका क्या होता होगा? इसके जरिए भी तो ये बात करने का मौका मिला ना। सर आप सही कह रहे हैं, मगर मैं क्यों बोलूं इन दौलतमंदों के बारे में? जिनको उनसे मोहब्बत है वो बात करें। अरे आसाम में उसमें जेल में डाल दिया गया, उनका नाम नहीं आया, उनके बारे में कौन बात करेगा? ये तो मैं तो नहीं कर सकता सर, मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं इन लोगों के बारे में बात करूं, इनको सब कुछ है अल्लाह का दिया हुआ। ठीक है, लेकिन जब आप कहते हैं कि गरीब मजलूम की बात करूंगा तो फिर वही सवाल पलटकर बार बार आपके ऊपर आता है कि सिर्फ मुसलमान गरीब है क्या देश के, सिर्फ दलित गरीब है क्या देश में, और भी है। अरे कोई ऊंची जाति का होगा तो वो भी गरीब है, पैसा उसके पास नहीं है तो अगर वो जेल में उसका बच्चा है तो वो भी नहीं छोड़वा पाता, उसके लिए भी बोलिए। सर यकीनन बोलना चाहिए, मगर आप जिस जगह पर बैठे हैं और जिस जगह पर जनता ने मुझे बिठाया है, आप और हम ये देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में कहां से होता है सर? डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट लाइंस पर, रिलीजियस लाइंस पर। इनइक्वालिटी कहां पर होती है? यकीनन अगर कोई आला जात का है उसको भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको कंडेम करना चाहिए, मगर जो सोसाइटी में जो सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी तो देखना चाहिए हमको रियलिटी से। ओवैसी साहब, मेरे ख्याल में आज हर मुद्दे पर आपसे बात हुई और आपकी राय जानने का मौका मिला, और आप बहुत बिजी शेड्यूल के बीच में हमारे लिए वक्त निकाल करके आए। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। हर बार की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। थैंक यू सर, आई एम ऑनर्ड। थैंक यू।